जितना बड़ा गलत हुआ है मेरे साथ, अन्याय हुआ है, इतनी बड़ी गलती शायद ही कोई भुगता हो। मैं सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। जब तक देश में ठोस न्याय नहीं रहेगा तब तक जनता को सुकून नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। ये बहुत गलत तरीका है। ये न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम जो है 1985 वाला बहुत गलत है, इसको तत्काल प्रभाव समाप्त करना चाहिए। अरविंद एक्का को समझाया लेकिन वो नहीं माने, जो करने बोले वो। नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। चिंगारी जो भड़के तो उसे सावन बुझाए, सावन जो अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए। एक पुरानी हिंदी फिल्म अमर प्रेम का ये गाना है, ये पंक्तियां हैं। ये बातें आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था में यदि न्यायाधीश ही दोषी हो तो एक कानून है जो उसे संरक्षण प्रदान करता है। उस कानून का नाम है न्यायिक संरक्षण अधिनियम 1985 और खासकर इसकी धारा 3, जिस पर यदि आप गौर करें तो आपको बहुत हैरानी होगी। साफ तौर पर भ्रष्टाचार और बेईमानी से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहाँ एक पीड़ित शिक्षक जिसने करीब 3-4 दशक तक शिक्षकी कार्य किया, सरकारी स्कूल में शिक्षक रहे, अपने मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने कुछ सपने बुने थे। उनकी जमीन पर दुर्भावना पूर्वक ग्राम के सरपंच और कुछ लोगों के संरक्षण से जब गलत तरीके से पट्टा बांट दिया गया और न्याय के आस में उस शिक्षक ने काफी संघर्ष करते हुए जब जीत हासिल कर ली, वो लड़ाई शुरू हुई रेवेन्यू कोर्ट की निचली अदालत यानी तहसीलदार और एसडीएम से। वहां से जब जीत मिल गई तो एडीएम कोर्ट में जाने के बाद उन्हें पता चला कि किस तरह से न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 का दुरुपयोग होता है। वहां एडीएम की कुर्सी में बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं न्यायाधीश नहीं कह रहा हूं, उस व्यक्ति ने जब गलत फैसला दिया, जहां साफ तौर पर उनकी दुर्भावना दिख रही थी, इसे जस्टिफाई किया कमिश्नर की कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि एडीएम ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर फैसला दिया है तो उसे सजा मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आम आदमी को ऐसे कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो साफ तौर पर न्यायाधीश द्वारा किए गए गलत कार्यों को संरक्षण देता है। उस कानून का नाम है न्यायिक संरक्षण अधिनियम 1985 की धारा 3। आज मैं आपको उस पीड़ित शख्सियत से मिलाता हूँ। वो शख्सियत हर महीने में काफी ऊंचा ओहदा रखती है क्योंकि पूरे जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, बच्चों को पढ़ाया। नाम है उनका अशोक ताम्रकार। मैं उनका राष्ट्रपोत के स्टूडियो में स्वागत करता हूं। अशोक ताम्रकार जी, आपका स्वागत है। 25 से 30 साल इन्होंने करीब दुर्ग जिले के आसपास ही, छत्तीसगढ़ का एक दुर्ग जिला है, यहाँ शिक्षकी कार्य किया। रिटायरमेंट के बाद दुर्ग जिले में निवास करते हैं, दुर्ग शहर में का निवास है। आप बताएंगे अपनी व्यथा क्या हुआ आपके साथ, किस तरह से आप ये लड़ाई हारता हुआ महसूस कर रहे हैं, जीती हुई लड़ाई को। आदरणीय केसवानी जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि हमें आपने ऐसा अवसर दिया है जिसके माध्यम से हम शासन को जगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे इंडिया को जगा सकते हैं। वो इसलिए कि जितना बड़ा गलत हुआ है मेरे साथ, अन्याय हुआ है, इतनी बड़ी गलती शायद ही कोई भुगता हो। दुर्ग जिले के ननकट्ठी ग्राम और उससे लगा हुआ ग्राम बोलेगांव है, तो मेरी जो ज़मीन है 30-40 एकड़ वो बोलेगांव में है। उसके ठीक सामने का एरिया लगभग 20 प्लाट ग्राम पंचायत ननकट्ठी है आबादी ज़मीन घोषित कर, आबादी ज़मीन घोषित कर पट्टा दे दिया जी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, उसमें आबादी का जो लेआउट नक्शा होना चाहिए वहाँ पर स्वीकृत नहीं किया गया था। कहाँ? एसडीएम से। फिर भी बंटित कर दिया गया और उसी बीच में 20 प्लाट के बाद बीचों बीच मुझे मेरे बोलेगांव के प्लाट में जाने का रास्ता दिया गया था। तहसीलदार उस समय एस के दीवान साहब थे। उस जमाने की बात 2007 की बात है ये जी। तो आपके पक्ष में जब फैसला आ गया, एसडीएम तहसीलदार जब आपने अपील की जी, आपके पक्ष में फैसला आ गया, उसके बाद आप गए एडीएम कोर्ट में। तो एडीएम ने जो फैसला दिया वो क्या फैसला था और कौन थे एडीएम? उस समय एडीएम थे अरविंद एक्का साहब। हाँ, जिनके विरुद्ध ये फैसला आया है। ये अरविंद एक्का के खिलाफ में जो फैसला आया था, उस खिलाफ के फैसले को भी किस तरह से पक्ष में बदला जा रहा है, इसमें मैं आगे बताऊंगा। मुझे ये बताइए कि एडीएम अरविंद एक्का ने एसडीएम के विरुद्ध क्या फैसला दिया, क्या दुर्भावना थी उनकी? अरविंद एक्का साहब जानबूझकर 1 हफ्ते के अंदर 3-4 पेशी निर्धारित कर
उन्होंने फैसला कर दिया एक हफ्ते में 3 पेशी। 3 पेशी देकर आपको देश में करोड़ों मामले लंबित हैं, जिसमें रेवेन्यू कोर्ट के सबसे सैकड़ों करोड़ हजारों मामले हैं, जहां पेशियों की तारीख पे तारीख लंबे समय मिलती रही है, लेकिन एक हफ्ते में आप बता रहे हैं 3 पेशी। और उस फैसले में क्या लिखा गया था? फैसले में साफ साफ लिख दिया गया कि निचली अदालत एडीएम कोर्ट का निरस्त किया जाता है। मैं आपको वो कॉपी भी दिखाऊंगा, अदालत की प्रक्रिया भी बताऊंगा, और तारीखों पर भी आप गौर करें। आपकी स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी, आप तारीखों पर गौर करें। और जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी। आप एसडीएम कोर्ट ने जो बताया कि गैर कानूनी तरीके से बिना शासन की सहमति से ये पट्टे बांटे गए, ये गैर कानूनी काम को जब गैर कानूनी बताया गया तो उसे सही ठहराने का काम उस समय के एडीएम, दुर्ग जिले के एडीएम अरविंद एक्का ने किया था। क्या लिखा था फैसले, थोड़ा और बताएंगे गहराई से? फैसले में उन्होंने लिखा था साफ साफ कि निचली अदालत एसडीएम मुकेश रावटी जी ने जो फैसला दिया है वह गलत है। उसके बाद फिर मैं कमिश्नर कोर्ट में गए। मैं सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। यहाँ कई बार गिड़गिड़ाया, लोगों के पास गया, अधिकारियों को समझाया, इवन अरविंद एक्का को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। जो करने बोले वो। मैंने कहा ये तो आप गलत किए हैं, कोई गलती नहीं है। मैंने उसकी प्रक्रिया होती है ना, तो आप ऊपरी अदालत में जाते हैं, आपके कमिश्नर क्या जाते हैं सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस में? उसके बाद फिर मैं गया ना, कमिश्नर के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ गया, फिर कमिश्नर पे घोषित कर दिया कि अरविंद एक्का ने गलत किया। अब इसके बाद मैं आपको जो बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉपी मेरे हाथ में, आप ध्यान से इसे देखिए। आपकी स्क्रीन में भी ये कॉपी नजर आ रही होगी। इसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें लिखा क्या हुआ है। 15 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। अरविंद कुमार एक्का, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इनके समर्थन में फिलहाल अरविंद एक्का का ट्रांसफर रायपुर में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में मंत्रालय में हो चुका है। इनके पक्ष में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, साफ तौर पर लिखा गया है, शिकायतकर्ता आशीष अशोक ताम्रकार द्वारा राजस्व न्यायालय की अपील सुनने की अधिकारिता नहीं होने के बाद भी राशि लेकर आदेश पारित करने के संबंध में आपके विरुद्ध शिकायत की गई है। यानी आर्थिक अनियमितता का और भ्रष्टाचार का पैसे लेकर फैसला लेने की शिकायत की गई थी, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। इस बारे में आगे इस पत्र में लिखा है, इस संबंध में आयुक्त दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अधिकारिता विहीन आदेश पारित किया गया है। यानी अरविंद एक्का को अधिकार ही नहीं था। आगे लिखा हुआ है, आपको न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है, इसलिए आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि इस पत्र के अंतिम लाइन में यह भी लिखा हुआ है कि आपसे अपेक्षा की जाती कि आप भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। वाह साहब, ये तो गजब ही हो गया। आपने समझाई दे दी कि अब आप अपराध मत करो, लाखों करोड़ों रुपए आपने अगर वसूल भी लिए हैं तब भी मत करो। अब यहाँ गहराई से समझना होगा कि न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 का उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से गलत न्यायाधीशों को भी संरक्षण प्रदान करता है। जैसा कि न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 की धारा 3 में साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है, जिस वक्त राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तब ये कानून बनाया गया था। इस कानून में साफ तौर पर यह संरक्षण प्रदान किया गया है। अगर जज जानबूझकर गलत फैसला दे दे तब भी सीधे उस पर केस नहीं चल सकता। इससे भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में यह सुरक्षा भ्रष्ट न्यायाधीशों को भी संरक्षण देती है, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया बेहद कठिन हो जाती है। ये कानून बनाया गया था कि स्वतंत्र रूप से न्याय मिल सके, न्यायाधीश बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। हालांकि इस कानून में चोरी, हत्या और रिश्वतखोरी में रंगे हाथों पकड़े जाने पर कोई संरक्षण नहीं मिलता, लेकिन साफ तौर पर यहाँ संरक्षण मिलता है इस बात का, कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, राजस्व न्यायालय अथवा किसी भी प्रकार का न्यायालय हो, अपने न्यायिक कार्यों के संबंध में किसी भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई का उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय भी क्यों ना हो। तब भी उनका यह कार्य न्यायिक क्षमता में किया है ऐसा माना जा सकता है। यह कार्य उनकी ड्यूटी के अंतर्गत आता है। हमारी न्याय व्यवस्था कहती है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जो कानून बनते हैं उसके बारे में क्या ही कहा जाए। आपने पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाया,
शिक्षा दी जी। और आज आप संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए, एक ऐसे कानून के विरुद्ध जो कि गलत तरीके से न्यायाधीश को संरक्षित करता है। साफ तौर पर इस आदेश में लिखा भी हुआ है, ये शासन का पत्र है, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से ये पत्र जारी किया गया है, ये आधिकारिक पत्र। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जब तक देश में ठोस न्याय नहीं रहेगा तब तक जनता को सुकून नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। ये बहुत गलत तरीका है। ये न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम जो है 1985 वाला बहुत गलत है, इसको तत्काल प्रभाव समाप्त करना चाहिए। मैंने इस विषय पर अभी कल ही नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है इसके बारे में, इस विषय को तत्काल समाप्त किया जाए, वरना फिर देश जो है वो जाग जाएगा, पता नहीं क्या कर देंगे देश वाले हमारे। इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रधानमंत्री महोदय जी से, क्योंकि बहुत भावुक है बेचारे हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो। मैं आपकी व्यथा को, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। आम आदमी शब्दों में कम कहता है, आप भावनाओं को समझिए। सिस्टम में बैठे हुए लोग इस वीडियो के माध्यम से उस आवाज़ को सुनिए। 72 साल की इनकी आयु है, आज हमारे स्टूडियो तक चल कर आए हैं। जगह जगह ये ठोकरें खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद अभी भी उन्होंने छोड़ी नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर निचले फोरम में भी वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं न्याय की आस में। न्यायिक संरक्षण अधिनियम 1985 किस तरह से गलत लोगों को संरक्षित करता है, साफ तौर पर शासन भी मान ले रहा है और ऐसा कानून भी कहता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, हमारी कोशिश है अच्छे लोग सिस्टम में आएँ, राजनीति में आएँ। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।